है ना, आप उनके साथ बात नहीं करना चाहते हैं। तो किसी भी पर्सन का भी अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स में हो सकता है। और उसी तरह से ये जो सहसंबंध हम लोगों को पढ़ना है, इसके साथ भी यही है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो एक टर्म है, हम सहसंबंध की पहले तुम्हें डेफिनेशन बता रहे हैं, फिर उसके बाद इसमें जो ये चर लिखा हुआ है, इस चर की मीनिंग बताएंगे कि ये क्या होता है। तो सहसंबंध क्या है? दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये है डेफिनेशन। अगर तुमसे कोई पूछे सहसंबंध क्या है, को रिलेशन क्या है, तो कोरिलेशन को हम कहेंगे कि दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया जाता है और इसका मान बताता है कि एक चर के मान में परिवर्तन का दूसरे चर के मान पर परिवर्तन से किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, अब इसमें देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, IQ इंटेलिजेंट कोशेंट और अचीवमेंट, साथ ही साथ एज और लेंथ। तो अब देखो ये जो IQ है, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि एक ऐसा गुण है जो पूरी पॉपुलेशन में एक समान रूप से वितरित नहीं होता है। कुछ लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग एवरेज होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि इतना भी काम नहीं करती है कि वो अपने सामान्य कार्यों को सही तरीके से कर सकें, है ना। ये चीज तो तुम लोग समझ पा रहे हो ना कि बुद्धि लब्धि के आधार पर जो भी लोग हैं उनको हम उच्च बुद्धि लब्धि वाले, औसत बुद्धि लब्धि वाले और कम बुद्धि लब्धि वाले करके विभाजित कर सकते हैं। और इसी तरीके से अचीवमेंट की अगर बात करो, अचीवमेंट चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, ये कैमरा किसका ऑन है, ऑफ करो। अचीवमेंट किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एवरेज नंबर पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम नंबर पाते हैं। इस बात को तुम लोग समझ पाए हो? अगर हाँ Yes. तो हैंड रेज करो, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है। कोई भी गुण हो उसके आधार पर हम लोगों को उच्च, औसत और निम्न इसमें वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर हम पढ़ाई की भी बात करें तो पढ़ाई में भी हम देखते हैं, चाहे कोई भी विषय हो, गणित हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एवरेज स्कोर करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो उस सब्जेक्ट में कम नंबर पाएंगे। चलो, तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि हाँ ये बात समझ में आ गई। तो जब हम लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं कि गुणों के आधार पर लोगों की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, तो ये जो गुण होते हैं जो कि परिवर्तित होते रहते हैं, इन परिवर्तन होने वाले गुणों को नाम दिया गया है चर। हिंदी में इसको कहते हैं चर और इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल की सिंपल सी मीनिंग जो तुम समझ सकते हो वो ये है कि अ वेरिएबल इज दैट वेरीज। वेरिएबल वो होता है जो वेरी करता है, ठीक है। चर क्या है? चर वो है जो अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है, ऐसा गुण वेरिएबल कहलाएगा। डेफिनेशन कुछ क्लियर हो रही है? चर क्या है? चर वो Yes, गुण ma'am. है जो अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में पाया जाएगा। अब हम लोग लंबाई की बात कर लें। दुनिया में तमाम तरीके की लंबाई के आधार पर लोग हैं, कुछ ज़्यादा लंबे हैं, कुछ औसत हैं, कुछ कम हैं। तो लंबाई भी एक वेरिएबल है। बाहर की बात कर लो, कुछ लोग बहुत मोटे हैं, कुछ लोग एवरेज हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पतले हैं, तो ये भी वेरिएबल है। तो ये जो
गुण होता है जो अलग अलग लोगों में वेरी करता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग उसकी मात्रा होती है, वो कहलाता है वेरिएबल। और ये जो एजुकेशन है या दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, वो सब का सब हम यही देखते हैं कि लोगों में विभिन्नता क्या है, और इसी विभिन्नता के आधार पर इतने सारे सब्जेक्ट्स और इतनी सारी चीजें बनी हुई हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक जैसी चीजों के साथ बहुत देर तक काम नहीं कर पाते हैं, उब जाते हैं, है ना। अगर तुमको केवल खाने की ही बात कर लो, डेली सुबह दोपहर शाम एक ही तरीके का खाना मिले तो क्या होगा? एक हफ्ते तक तो खा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन क्या उसके बाद भी उसको कंटिन्यू कर लोगे? नो मैम। है ना। एक हफ्ते भी ज्यादा है, एक टाइम से जी। दो टाइम से तीसरे टाइम अगर वही चीज मिलती है तो क्या होता है? अब ये नहीं खाना, है ना। एक मिनट हो जाए। हाँ, एक जरूरी फोन आ गया था। ये हैंड रेज है दो बच्चों का, हैंड्स डाउन कर लो, ज्योति और आरुषि। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो फिर हैंड्स डाउन कर लो। आरुषि, एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, चलो। तो हम लोग बात कर रहे थे वेरिएबल की। तो वेरिएबल वो होता है जो वेरी करता है, और ह्यूमन बींग्स की जो पूरी दुनिया है वो वैरायटी पर ही डिपेंड करती है। हर एक की अपनी पसंद है और वो उसी के अनुसार अपना कार्य करता है। और सब्जेक्ट्स में भी जब हम देखते हैं जिसको जो सब्जेक्ट पसंद है वो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ता है, और ज़्यादा पढ़ता है तो जब उसका टेस्ट होगा तो उसके नंबर भी ज़्यादा आएंगे। ये तो बट ऑब्वियस सी बात हो जाती है ना। और एक और चीज़ होती है कि जो व्यक्ति का इंटेलिजेंस है, जो अधिक बुद्धिमान है, वो किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ा जल्दी समझ जाता है। कुछ लोगों को वही बात समझने में दिक्कत आती है और कुछ लोग उसी बात को आसानी से समझ जाते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, इन अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि तुम्हारे आसपास में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे वेल विशर्स होंगे, वो तुम्हें अच्छे लगते होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हें अच्छे नहीं लगते होंगे, जस्ट बिकॉज वो कभी ना कभी तुम्हारा उनके साथ मतभेद हो गया हो, है ना। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, इन वेरिएबल्स के बीच में भी जो रिलेशनशिप होता है वो हमको अलग अलग तरीके का मिलता है। समटाइम्स इट इज पॉजिटिव, समटाइम्स इट इज नेगेटिव, और समटाइम्स इट इज अनअफेक्टेड। कोई एक जो है वो दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है ना। तो ये जो कोरिलेशन है, इसका हमने डेफिनेशन देखा। दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए हम सहसंबंध गुणांक, अब ये गुणांक क्या है? हम जो बात कर रहे हैं सहसंबंध के रिलेशन की, उसी रिलेशनशिप को अगर हम +1 से लेकर -1 तक के बीच में कोई एक संख्या दे देते हैं तो वो कहलाता है सहसंबंध गुणांक। जैसे अब रिलेशनशिप तो है, अब मनुष्यों के बीच में तो हम नहीं कह सकते कि कौन किसका कितना दोस्त है और कौन किसका कितना दुश्मन है, परसेंटेज नहीं निकाल सकते। लेकिन जो ये वेरिएबल्स हैं उनके बीच में हम ये एक संख्या के द्वारा प्रकट कर पाते हैं कि दोनों के बीच में क्या सहसंबंध है। तो ये जो सहसंबंध हम ज्ञात करते हैं वो कहलाता है सहसंबंध
गुणांक, जो संख्या हमें मिलती है वो कहलाती है सहसंबंध गुणांक। ठीक है, तो दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया जाता है और इसका मान बताता है कि एक चर के मान में परिवर्तन का दूसरे चर के मान पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या लिया गया कि किसी की बुद्धि लब्धि है, इंटेलिजेंस कोशेंट है और अचीवमेंट है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप मिलेगा। तो नॉर्मली तो हम यही मान करके चलते हैं कि भाई इंटेलिजेंट है बच्चा तो उसका जो सब्जेक्ट में मार्क होगा वो अच्छा ही होगा, लेकिन कुछ और भी चीज़ें बीच बीच में चीज़ों को प्रभावित करती हैं। मान लो वो एग्ज़ाम देने के लिए गया, उसकी तबीयत ना सही रहे या फिर उसके घर की परिस्थिति ना सही रहे, कभी किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो गया हो या कोई एक ऐसी घटना हो गई हो घर में कि वो सही तरीके से अपने काम को ना कर पाए। तो ये तो है कि भाई नहीं, इंटेलिजेंस और अचीवमेंट के बीच में जनरली जो रिलेशनशिप होती है वो हमें अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन सम फैक्टर्स में भी देयर जिनकी वजह से कि वो कोरिलेशन का मान हो सकता है उतना अच्छा ना आए, लेकिन फिर भी हम सहसंबंध का एक अंदाजा लगाने के लिए कि दो चीज़ों के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप दिख रहा है, हम सहसंबंध की कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरह से एज एंड लेंथ, जब बच्चा छोटा रहता है, 1 साल का है तो उसकी कितनी लंबाई हो, 2 साल में कितनी हो, 5 में कितनी हो, 10 में कितनी हो, 15 में कितनी हो, इसके लिए एक हम मानक बना करके देखते हैं। कोई भी बच्चा है, अगर तुमको उसकी ग्रोथ देखनी है तो तुम इस बात पे अंदाजा लगाते हो कि 2-3 बच्चे अगर 5 साल के हैं, उनमें से बाकी सब 5 साल के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो बहुत छोटा है या फिर जो बहुत लंबा है, तो तुम क्या कहोगे कि एज के हिसाब से इसकी जो लंबाई है वो हमें ज़्यादा लग रही है या फिर कम लग रही है। होता है ना, हम लोग अनुमान लगाते हैं क्लास के हिसाब से कोई बच्चा कैसा कर रहा है या फिर लेंथ के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं, जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स के गुण होते हैं ना। इन बातों को तुम लोग अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने कही या डिस्कस की, उन सब चीज़ों में कहीं कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट जो लगता हो नहीं समझ में आया? एनीथिंग? No, इसको ma'am. एक बार पढ़ लो और पढ़ करके बताओ अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। मैम आगे बढ़ो। समझ में आ गया है। ओके, सो सहसंबंध गुणांक वह अनुपात है, रेशियो है, जो संख्याओं के बीच में संबंध को बताता है, जो दो चरों के बीच सहसंबंध की सीमा और प्रकृति को बताता है। सीमा हमें पता चलती है, एक्सटेंट का पता चलता है उस नंबर से जो हमें मिलता है, और प्रकृति जो होता है उसका साइन कि प्लस है या माइनस है, उस चीज से हमको पता चल जाता है कि कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो सहसंबंध गुणांक क्या है? वो अनुपात है जो दो चरों के बीच में सहसंबंध की सीमा और प्रकृति को बताता है। अब इसके प्रकार देखिए क्या क्या हो सकते हैं, होते हैं। पहला है धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन। एक चर के मान में वृद्धि होने पर दूसरे चर के मान में भी जब वृद्धि होती है, तथा अगर मान लो एक चर का मान कम हो रहा है तो दूसरे के में भी कमी होती है, तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि इनमें धनात्मक सहसंबंध पाया जा रहा है। और इसका उदाहरण हमने लिया है कि अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा है तो सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि विज्ञान में जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें भी जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसमें भी वो अच्छा कर लेता है। तो गणित और विज्ञान में सामान्यतया हम ये देखते हैं कि गणित के नंबर अगर अच्छे हैं तो विज्ञान के भी नंबर अच्छे देखने को मिलते हैं। वही अगर हम बात करें गणित की और हिंदी की, तो इन दोनों में जो सहसंबंध है उसको जज करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे आए हैं। गणित में भी वो अच्छा कर रहे हैं और विज्ञान में भी वो अच्छा कर रहे हैं और हिंदी में वो उस हिसाब से अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हम जब तक इसके बीच में सहसंबंध नहीं निकालेंगे हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर कि हम एक के हिसाब से दूसरे की प्रोडिक्शन कर सकते हैं। हाँ,
तो वो जो होते हैं वो धनात्मक सहसंबंध वाले सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जहाँ पर एक वेरिएबल का मान बढ़ेगा तो दूसरे का भी मान बढ़ेगा, और एक का कम होगा तो दूसरे का भी कम होगा। इसी तरीके से दूसरा जो है वो है ऋणात्मक सहसंबंध, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो जो ऋणात्मक सहसंबंध है उसमें क्या होता है, एक चर के मान में जब वृद्धि होती है और दूसरे चर के मान में कमी होती है, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन, एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, तो फिर हम दोनों चरों के बीच के संबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कह सकते हैं। उदाहरण वही है कि गणित और हिंदी, हो सकता है कि बच्चा विज्ञान में ही अपना करियर बनाना चाहता है तो वो हिंदी और इंग्लिश पे उतना ध्यान ना दे, तो ऐसी स्थिति में जो कोरिलेशन हमें मिलेगा, सहसंबंध हमें मिलेगा, वो ऋणात्मक होगा। फिर तीसरा है शून्य सहसंबंध। शून्य की स्थिति क्या है, पहले में कुछ कमी हो या उसमें घटोतरी हो, उसका दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कोई ऐसा है, जैसे तुम लोग क्लास में भी बैठते हो, जब तुम्हारा फ्रेंड आता है तो तुम लोग हाथ हिला करके उसको अपने पास बुलाते हो कि भैया हमारे पास आके बैठो। जब वो व्यक्ति आता है जिसको तुम पसंद नहीं करते हो तो तुम ये प्रयास करोगे कि ये कहीं भी बैठे क्लास में, मेरे बगल में ना बैठे। होता है ना ऐसा? यस जो मैम। पसंद है वो मेरे पास बैठे, और जो नहीं पसंद है वो मेरे पास तो ना बैठे। और जो ऐसे लोग हैं भाई जिनसे ना तुम्हारी दोस्ती है ना तुम्हारी दुश्मनी है, तो क्या होता है उनके लिए, क्या रहता है एटीट्यूड? वो चाहे जहाँ बैठ जाए। हाँ, वो चाहे जहाँ बैठ जाए, बगल में भी बैठ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, और बगल में ना बैठे तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जब आपको नहीं पसंद होता है कोई और आके बैठ जाता है तो आप क्या करते हैं, उठ करके दूसरी सीट ढूंढने लगते हैं, यहाँ नहीं बैठेंगे चाहे कुछ हो जाए। होता है? ऐसे बोलते हैं क्या जाएंगे, आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। आरुषि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि तुम भी यही बात कह रही हो कि जो पसंद है उसके पास बैठना चाहेंगे, जो नापसंद है उससे दूर बैठना चाहेंगे, और जो न पसंद में है न नापसंद में है उसके पास में बैठने से या ना बैठने से हमको फर्क नहीं पड़ता। अगर हाँ तो हाथ खड़ा कर लो अपना, अगर ना तो फिर तो प्रयास करो कुछ और बोलने का। अच्छा, देखो सारे अच्छे बच्चे ऐसे ही बता रहे हैं, मतलब सहसंबंध की परिभाषा बिल्कुल सही जा रही है ना। धनात्मक एक का मान बढ़ेगा दूसरे का भी बढ़ेगा, एक का घटेगा दूसरे का भी घटेगा। ऋणात्मक एक का बढ़ेगा दूसरे का घटेगा, और शून्य में क्या है, एक का बढ़ने से दूसरे की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बढ़ता है तो बढ़े और नहीं बढ़ता है तो ना बढ़े। चलो ठीक है, हैंड्स डाउन करो। अब इसमें देखो हमने तुम्हें ये बताया कि जब हम इसका मान निकालते हैं तो वहां हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो होता है संख्या और दूसरा होता है साइन। तो संख्या जो होती है वो हमें एक्सटेंट बताता है कि किस सीमा तक हम सहसंबंध दो चीजों के बीच में देख पा रहे हैं, और जो साइन होता है वो क्या बताता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो शून्य सहसंबंध की हम लोग बात कर रहे थे कि जब एक चर के मान में कमी अथवा वृद्धि होने पर दूसरे चर के मान में कोई क्रमबद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है तो दोनों के बीच के सहसंबंध को हम शून्य सहसंबंध कहते हैं। और सहसंबंध गुणांक एक अनुपातिक संख्या है जिसका की मान -1 से लेकर के +1 तक होता है। और इसमें देखो जो सहसंबंध गुणांक में माइनस चिन्ह होता है वो ऋणात्मक सहसंबंध को, और जो प्लस चिन्ह होता है वो धनात्मक सहसंबंध को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, माइनस चिन्ह होगा तो वो नेगेटिव को दिखाएगा, और पॉजिटिव चिन्ह होगा तो वो धनात्मक सहसंबंध को दिखाएगा। और इसका जो परिमाण होता है वो सहसंबंध की दृढ़ता को दिखाता है। दृढ़ता मतलब जैसे +1 की बात अगर कर रहा है तो अगर ये पॉजिटिव में है तो ये बताएगा कि सहसंबंध अच्छा है। ठीक है, अगर 1 का है सहसंबंध तो बहुत ही
अच्छा है, दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप मिल रहा है कि एक के बढ़ने से दूसरे में बढ़ोतरी हो रही है, या फिर एक के घटने से दूसरे में घटोतरी हो रही है। और इसी तरीके से जो एक्सटेंट है, अगर वो 1 पर है तो वो फुल हम उसको मानते हैं, और अगर उससे थोड़ा कम कम होता जाएगा तो उसका मान हमको 1 से कम मिलेगा। और अगर ये -1 की तरफ जा रहा है तो वहां पर भी क्या है कि ऋणात्मक सहसंबंध है, और एक के घटने पर दूसरे का बढ़ना तय है। ये वहां पर ये चीज अभी हम लोग जब सवाल करेंगे तो तुम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे कि ये कैसे होता है। फिलहाल अभी एक बार हम इसे फिर से बता दे रहे हैं कि सहसंबंध गुणांक में जो माइनस चिन्ह होता है वो ऋणात्मक सहसंबंध को, और जो धन चिन्ह होता है वो धनात्मक सहसंबंध को अभिव्यक्त करता है। और इस गुणांक का परिमाण सहसंबंध की दृढ़ता का परिचायक होता है। सहसंबंध गुणांक का मान जितना अधिक होता है, दो चरों के बीच में संबंध की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेवल्स ऑफ मेजरमेंट क्या हैं। अब हमने तुम्हें ये बताया कि चर क्या हैं। चर हमने तुम्हें ये बताया कि वो होते हैं जो कि वैरी करते हैं। अब इसी क्रम में जो ये चर होते हैं उनको हम कैसे मापते हैं। मापन हमने तुम्हें पढ़ाया है कि मापन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं। तो मापन की प्रक्रिया में हमने तुम्हें बताया कि हम कभी अंक दे देते हैं, कभी शब्द दे देते हैं, कभी संकेत के द्वारा हम किसी चीज को मापन करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि किसी एक दी गई चीज में जो उसका परिमाण है वो कितना है। या फिर अगर हम गुण के आधार पर उसको बांट रहे हैं तो कौन सा गुण किसमें पाया जा रहा है। तो ये जो मापन की प्रक्रिया है ये मुख्यतः 4 तरीके की होती है। इसके स्तर कहे गए हैं, ये 4 स्तर के होते हैं। इसमें पहला जो है वो होता है नामित क्रम या नामित स्तर का मापन। दूसरा है क्रमित स्तर का मापन। तीसरा है अंतरित स्तर का मापन, और चौथा है अनुपातिक मापन। अब इन सब के जो नाम है वो इंग्लिश में, हिंदी में है नामित स्तर, इंग्लिश में इसको कहेंगे नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। फिर है क्रमित स्तर, इसको कहते हैं ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। फिर उसके बाद है अंतरित स्तर, इसको कहते हैं इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। और ये जो है चौथा अनुपातिक मापन, ये कहलाता है रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक, वो हम ये जो क्रमित स्तर वाला मापन होता है इसके आधार पर इसमें मापन किया जाता है। ठीक है, तो तुम्हें सवाल हल करते समय इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तभी तुमको श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक क्या होता है ये चीज सही से समझ में आएगा। तो आज की क्लास जब हम ओवर करेंगे तब तक हम तुम्हें 2 चीज बता चुके होंगे कि सहसंबंध क्या है और मापन के क्या क्या स्तर होते हैं। इसके बाद तुम लोग अपनी किताब खोलोगे और क्या क्या स्तर होते हैं मापन के वो पढ़ोगे, चर क्या होते हैं वो पढ़ोगे, सहसंबंध क्या है वो पढ़ोगे, और श्रेणी क्रम सहसंबंध इसकी भी एक बार रीडिंग लगा लोगे। तो कल हम क्लास शेड्यूल करेंगे और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका सवाल कैसे लगाया जाएगा। आज हम केवल थियरी बता रहे हैं। ठीक है, यस और नो? हाँ यस, बैठ करके भी पढ़ लेना क्लास के बाद। तो देखो जो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट है इसमें जो पहला है नॉमिनल लेवल या नामित स्तर। ये नाम इसका सजेस्ट कर रहा है जिसमें नाम हो, है ना। तो जहां पर हम केवल गुण को उनकी विशेषता के आधार पर बांट देते हैं, जैसे लड़का लड़की है ना, तो लड़का है उसके लिंग के आधार पर हमने उसको लड़का में रखा, लड़की है उसके लिंग के आधार पर हमने उसको लड़की में रखा। अब वो कितने % लड़का है या कितनी % लड़की है ये हम नहीं देखते हैं। यहाँ पर सीधे उनका गुण है, बॉय है तो एक ग्रुप में और गर्ल है तो दूसरे ग्रुप में। अगर कोई बच्चा है गांव से आया है तो ग्रामीण, शहर का है तो शहरी। अब हो सकता है गांव वाला कुछ दिन शहर में रहा हो, शहर वाला कुछ दिन गांव में रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन
सिंपली आपका निवास कहाँ पर है, निवास हम पूछते हैं, निवास के आधार पर हम उनको ग्रामीण या शहरी में जो उनका विभाजन है वो कर देते हैं। इसी तरह से सब्जेक्ट्स देख सकते हो तुम लोग, बच्चे आर्ट्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, तो वो किस वर्ग को बिलोंग करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप किस वर्ग के हो, उनको हम उसमें कैटेगराइज कर देते हैं। अगर तुम्हारे सामने बहुत सारी सब्जियां भी होंगी, है ना, तो तुम क्या करोगे, उनको रखने से पहले टमाटर को अलग, गोभी को अलग, आलू को अलग, मटर को अलग, ऐसे करोगे ना, उनका अलग अलग ग्रुप बना दोगे उनके गुण के आधार पे। तो उसी तरीके से जो ये नामित स्तर का मापन है उसमें क्या होता है, जो व्यक्तियों के गुण हैं उन गुणों के आधार पर उनको वर्गीकृत कर दिया जाता है। सो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इसमें व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समूह को उनके किसी गुण विशेष के आधार पर कुछ भागों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक वर्ग गुण के किसी एक प्रकार को बताता है, जैसे लड़के लड़कियां, अब विषय में हम कला, विज्ञान, वाणिज्य या फिर विधि, लॉ ये ले सकते हैं, और आवास के आधार पर ग्रामीण या शहरी। ठीक, तो अब इस प्रकार का जो मापन होता है इसमें जो अलग अलग वर्ग के सदस्य हैं उनकी गिनती कर सकते हैं हम केवल, ठीक है। लड़के में लड़कियों को जोड़ नहीं सकते, या कला वालों में से विज्ञान वालों को घटा नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कला में कितने हैं, विज्ञान में कितने हैं, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं, ग्रामीण कितने हैं, शहरी कितने हैं, इनकी हम केवल गिनती कर लेते हैं, है ना। अब इनके साथ हम जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब नहीं कर पाते। और अगर स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बात करो तो हम केवल आवृत्ति वितरण और बहुलांक के रूप में इनको दिखा सकते हैं। आवृत्ति वितरण में हम लोग दिखाते हैं ना फ्रीक्वेंसी, इस ग्रुप में कितने हैं, इस ग्रुप में कितने हैं, इस ग्रुप में कितने हैं, तो टैली लगा करके हम बस उनकी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। फिर नामित स्तर का मापन समझ में आया, नाम के आधार पर उनका जो लेवल है, जो उनकी विशेषता है उसके आधार पर हम ग्रुप बना देते हैं। फिर उसके बाद है दूसरा क्रमित स्तर का मापन। अब यहाँ पे देखो ये जो ऑर्डिनल है ये ऑर्डर से बना हुआ है, ठीक है, ऑर्डिनल जो है वो ऑर्डर से बना हुआ है। अब कुछ ट्रेड्स हैं, जैसे अभी हमने आईक्यू की बात की या उपलब्धि की बात की, तो उपलब्धि क्या है, किसी सब्जेक्ट में किसी बच्चे का नंबर है। तो अब कोई एक सब्जेक्ट अगर बच्चे को दिया जा रहा है, टेस्ट दिया जा रहा है, तो मान लो 50 नंबर का टेस्ट है, तो उसके सामने ये पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो 0 भी पा सकता है, 5 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 15, 20, 25, ज्यादा से ज्यादा वो 50 नंबर तक प्राप्त कर सकता है ना। तो अब जब वो 50 नंबर तक अंक एक बच्चा प्राप्त करेगा और वही पेपर अगर 10 बच्चों को दिया गया है तो उनके अंक अलग अलग हो जाएंगे, किसी को 50 मिलेगा, किसी को 45 मिलेगा, किसी को 15 मिलेगा, सबके जो अंक होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। यस मैम। है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमें क्रम मिल जाता है, ठीक है। क्रम के आधार पर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से चीजों को रख देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मापन है वो क्या है, ये मापित किए जाने वाले जिस गुण का हम मापन कर रहे हैं उस गुण की मात्रा पर निर्भर करता है। और ये क्रमित स्तर के अंतर्गत जो व्यक्ति हैं या जो वस्तुएं हैं उनके समूह का उनके गुण की मात्रा को ध्यान में रखकर कुछ क्रमबद्ध वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे हमने तुम्हें नंबर बताया, किसी को 50 मिल रहा है, किसी को 45 मिल रहा है, किसी को 40 मिल रहा है, किसी को 35 मिल रहा है, तो है क्या, गुण वही है लेकिन उसकी मात्रा हर एक में अलग अलग है, और कितनी है वो हमको उसके नंबर के द्वारा पता चल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें गुण की मात्रा की दृष्टि से एक स्पष्ट और अंतर्निहित क्रम होता है। किसी का हिंदी में ज्यादा है नंबर, किसी का इंग्लिश में ज्यादा है, किसी का मैथ्स में ज्यादा है, कोई ऐसा है जिसका सब में ज्यादा है। तो हमें एक स्पष्ट और अंतर्निहित क्रम मिल जाता है। और इनके जो उप समूह होते हैं उनको हम नाम, अक्षर या अंक या किसी एक अन्य संकेत से बताते हैं, ठीक है। अब अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, बुद्धि की, तो उच्च समूह, मध्यम समूह और निम्न समूह इसमें हम बांट सकते हैं, ठीक है। या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से हम क्रम दे सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बीच का अंतर है उसकी एक विशेषता ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जितने भी अलग अलग वर्ग हैं उनके बीच में गुण की मात्रा का अंतर एक समान हो।
हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में फर्स्ट वाले का 50 नंबर हो, सेकंड वाले का 49 नंबर हो और थर्ड वाले का 48 नंबर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले का 50 नंबर हो, सेकंड वाले का 40 हो और थर्ड वाले का 30 हो, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो है वो, लेकिन अंतर कितना कितना है इस चीज को हम यहाँ पर सही सही तरीके से माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्रमित स्तर का या ऑर्डिनल लेवल का मापन कहलाता है, जहां पर गुण की मात्रा को ध्यान में रख करके उनको क्रमबद्ध वर्गों में हम समूहों को बांट देते हैं। और तीसरा जो है, अच्छा इसमें देखो इसकी कुछ और विशेषताएं दी हुई हैं। इनमें हम प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की गिनती कर सकते हैं और छोटे और बड़े क्रम में लगा सकते हैं, जैसे कि हम लोग प्राप्तांकों को लगाते हैं ना, बढ़ते से घटते क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में। तो उसके साथ साथ हम जब लगा लेते हैं तो हम वहां पर कैलकुलेशन भी कर पाते हैं, हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में रख पाते हैं, उसका मोड निकाल लेते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं, चतुर्थांक क्वार्टाइल हम लोग कल जो देख रहे थे, चतुर्थांक निकाल लेते हैं, दशांक, ये दशांक शतांक इन सब में तुम्हारे में नहीं है अभी कोर्स में, और ये तुम्हें पढ़ना है श्रेणी क्रम सहसंबंध, इन सब का हम प्रयोग करते हैं। तो इसके जो तीसरा लेवल है अंतरित लेवल, यहाँ पे देखो बाकी सारी चीजें क्रमिक जो स्तर है उसके अनुसार ही रहती हैं, लेकिन यहाँ एक चीज है कि जैसे अंक जो है इसमें जो दो इकाइयां हैं उनमें अंतर समान रहता है। जैसे अगर हम नंबर की बात करें तो गणित में अगर किसी को 35 और 36 नंबर मिल रहा है तो यहाँ पर जो अंतर है वो बिल्कुल उतना ही होगा जितना कि 48 और 49 के बीच में होगा, है ना। अगर किसी को 35 मिल रहा है और दूसरे को 36 मिल रहा है, वहां पर एक अंक का अंतर है, और किसी को 48 मिल रहा है दूसरे को 49 मिल रहा है, तब भी वहां पे कितने का अंतर है, एक का अंतर है। यस मैम। है ना। तो यही चीज यहाँ पर होती है इंटरवल लेवल में। इंटरवल मतलब अंतराल, अंतराल समान है यहाँ पर। क्रमित स्तर में ऐसा नहीं था, अंतराल था तो मात्रा अलग अलग थी, लेकिन वहां अंतराल समान नहीं था। और अंतरित स्तर या इंटरवल लेवल में क्या हो रहा है, ये नामित और क्रमित मापन से अधिक परिमार्जित होता है। यहाँ पर मापन गुण की मात्रा पर आधारित होता है, और इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुण की मात्रा को इस प्रकार की इकाइयों के द्वारा व्यक्त किया जाता है कि किन्हीं दो इकाइयों में अंतर समान रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गणित का टेस्ट दे रहे हैं तो गणित में 35 और 36 अंकों के बीच में ठीक वही अंतर होता है जो 48 और 49 अंकों के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक खास बात है कि इस मापन में कोई परम शून्य या वास्तविक शून्य जैसी शून्य भिन्नता वाला कोई बिंदु नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लो तुम कोई एक टेस्ट दे रहे हो किसी बच्चे को गणित का, उस गणित के टेस्ट में उसको मिल गया 0, ठीक है। अगर 0 मिल गया तो इस 0 का मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को गणित में कुछ नहीं आता। इस 0 का मतलब सिर्फ इतना है कि जो टेस्ट उस बच्चे को दिया गया उस टेस्ट को वो सॉल्व नहीं कर पाया, उसमें उसको 0 मिला। लेकिन गणित का ज्ञान तो कहाँ से शुरू हो जाता है, गणित का ज्ञान तो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम जब से सुबह उठते हैं, घड़ी देखते हैं, जो भी काम करते हैं, उन सब में कोई भी एक ऐसा काम नहीं है जो आपका बिना गणित के हो जाएगा, है ना। अगर आप अंक जानते हैं, गिन रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, अंदाजा लगा करके बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या हैं, वो आपके गणित के ज्ञान को बताती हैं। बिना गणित के तो जीवन में कोई काम हो ही नहीं पाएगा। हर समय हम कुछ ना कुछ जोड़ घटाना करते रहते हैं, लेकिन वो चीजें हमारी हैबिट में इतनी ज्यादा आ चुकी हैं कि हम उन चीजों को गणित का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। अगर तुम सुबह उठो तो सबसे पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, सबसे पहला सवाल क्या सोचते हो सबसे पहले? टाइम देखना सोचते हैं कि टाइम टाइम, है ना। उठते ही मान हम लोग टाइम के बारे में सोचते हैं, कितना बजा सुबह। अगर ये लगा कि सुबह हो गया, हमें देखकर ये अंदाजा लगा कि मान लो अभी 5 से 6 के बीच में कुछ होगा, तो सबसे पहले हमारी नजर घड़ी पर ही जाती है।
तो वहां से जो शुरू होता है, फिर दिन भर में हम कितनी रोटी खाते हैं या कितने लोग का खाना बनाते हैं या जो भी हमारा कार्य है, बिना वो गणित के पूरा नहीं हो पाता। तो गणित का ज्ञान तो है बच्चे को, लेकिन जो गणित का टेस्ट उसको दिया गया, उस टेस्ट पर वो स्कोर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कि उसको 0 मिला। तो ये जो 0 है ना, ये वास्तविक 0 नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि उसका गणित का ज्ञान बिल्कुल 0 है। क्या हम इसका ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं? नो मैम। नो मैम। है ना? इसी तरह से अगर मान लो हिंदी का टेस्ट मिल रहा है, हिंदी के टेस्ट में जो भी आया उसमें पर्यायवाची या अर्थ या विलोम, हो सकता है बच्चे को वो ना समझ में आया हो, या कवि का नाम या कविता जो भी पूछा है नहीं समझ में आया, उसने नहीं आंसर किया, उसको 0 मिल गया। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि उसको हिंदी में कुछ नहीं आता। अगर एकदम ही नहीं कर रहा है तब भी बोलता तो होगा, समझता तो होगा, जो बातें उससे कही जा रही हैं उन बातों को वो प्रोसेस करके आंसर तो करता होगा। तो उसकी हिंदी की जो ज्ञान है उसको हम केवल टेस्ट के आधार पर जज नहीं कर सकते। इसीलिए ये बात कही गई कि ये जो अंतरित स्तर का मापन है, इसमें भी कोई वास्तविक शून्य जैसी शून्य विहीनता का बिंदु नहीं होता है। अब ये जो लास्ट वाला है, अनुपातिक मापन या रेशियो लेवल का मेजरमेंट, ये जो है ये कहलाता है वास्तविक मापन। वास्तविक मापन के लिए हम तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो लंबाई है, ठीक है? लंबाई के लिए एक पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा, तभी तुम लंबाई को नाप पाओगे, ठीक है? एक पॉइंट है, उस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 50 मीटर, 2 किलोमीटर, उस पॉइंट से जितनी दूरी को तुम्हें नापना है तुम नाप सकते हो। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि उस पॉइंट से कोई दूसरा पॉइंट मिलाया ही ना जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या वहां पर हम लंबाई का मापन कर पाएंगे? नो मैम। ये संभव नहीं हो पाएगा, है ना? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ वास्तविक शून्य देखने को मिल रहा है। अगर कोई पूछे लेंथ कितना है तो कितना बताएंगे हम? अगर लंबाई पूछी जाए और तुमको कुछ हो ही ना जिसका तुम मापन कर सको, तो तुम उसका कितना उत्तर दोगे? कितनी लंबाई है उसकी? 0। 0 है ना? तो इसको कहते हैं वास्तविक शून्य। भार है, किसी चीज में भार, जब तुमको वो उसका कुछ परिमाण दिखेगा तब तुम उसका भार बता सकते हो। भाई एक आलू भी अगर एक छोटा सा उठाओ तो उसमें कुछ भार होता है। या फिर चलो सुनार की बात हम लोग कर देते हैं, वो लोग सोना जब तोलते हैं जितना रखते हैं उसका वो भार दिखा देता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी वस्तु है जिसमें कोई भार ही नहीं है, तो आपसे अगर उसका कोई भार पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? कितना बताएंगे? 0 बताएंगे। तो ये जो अनुपातिक मापन होता है, यहाँ पर वास्तविक शून्य हमें मिलता है। और ये भौतिक जो हमारे चीजें हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेंथ है, वेट है, जो चीजें हमें भौतिक संसार में देखने को मिलती हैं, हम उनका मापन अनुपातिक मापन के थ्रू करते हैं। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में मापन किए जाते हैं वो ज्यादातर अंतरित और क्रमित स्तर पर किए जाते हैं। नामित का तो तुमने जान लिया कि केवल नाम का ही रहेगा कि ये ग्रुप है, उस ग्रुप में हम उस चीज को प्लेस कर देते हैं। तो ये है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। अब नेक्स्ट क्लास हम जब शेड्यूल करेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? तो अभी फिलहाल के लिए तुम लोग इतना करोगे कि तुम लोग किताब खोल करके आज सहसंबंध पढ़ोगे और उसके साथ साथ मापन के स्तर पढ़ोगे, और मापन के स्तर के बाद तुम लोग पढ़ोगे ये श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक। इतने को पढ़ लेना, तो फिर हम लोग कल सवाल करेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा। मैम ठीक है? कई सारी बात